मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए भारत पहुंच चुका हूं। कहानी को मजीद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अब चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने उसे कहा, देखो यशवंत, जो कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ हो भी सकता है, और अगर तुम हमारे साथ ताउन करो तो ना सिर्फ तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हें ताउन करने का खातिर ख्वाह मुआवजा भी दिया जाएगा। उम्मीद की किरण देखकर वो फौरी बोला, मुझे बताइए मुझे क्या ताउन करना होगा। यशवंत ब्रेकिंग पॉइंट पर तो आ ही चुका था, अब मैं उसे मजीद झटके देना चाहता था। उसने कहा, सबसे पहले ये बताओ कि किस हद तक ताउन कर सकते हो, और दोबारा कहता हूँ कि मुझसे कोई सवाल ना करना, सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देते जाओ, और बिल्कुल सही जवाब। तुम कॉपी ब्रांच में सुपरिटेंडेंट हो, तुम्हारे पास आर्मी हेडक्वार्टर से भेजे जाने वाली डाक के अलावा आने वाली डाक की कॉपियां भी बनाने के लिए आती हैं। उसने इस्बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, अमूमन रोजाना कितनी डाक तुम्हारे सेक्शन में आती हैं और कितनी डाक जाती हैं? और याद रखना, मुझे तुम्हारे दफ्तर में आने और जाने वाली डाक की तमाम तफसील मालूम है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम कितना सच बोलते हो। मैंने उसे मजीद डराने के लिए कहा, तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार अब सिर्फ तुम्हारे सच बोलने और हमसे ताउन करने में है, इसीलिए हर जवाब देने से पहले मेरी बात को याद रखना। हिंदू अगर किसी बात से सबसे ज्यादा डरता है तो वो मौत है। इसी मौत के डर से चंद हजार गैर मुल्की मुसलमान फौजियों के साथ गौरी, नगलो, गुलामा, लोधी और मुगल हुक्मरानी ने करोड़ों की तादाद में निडर और बाहिम्मत हिंदुओं के महाभारत पर धड़ल्ले से हुकूमत की। उनसे भी पहले मोहम्मद बिन कासम और महमूद गजनवी ने हिंदुओं की इस पुत्र धरती का तिया पांचा किए रखा, और उसकी वजह से हिंदुओं की अजली बुजदली और मौत का खौफ था। जिंदा इंसानों की कुर्बानी देकर वो काली माता से ताकत हासिल करने की प्रार्थना करते हैं। काली माता का बुत भी इन्होंने अपनी बुजदली को दूर करने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन पत्थर की ये मूर्तियां भी इनका खौफ दूर ना कर सकें। जबकि मुसलमान के लिए दर्जा शहादत उसकी मिराज है। रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने शहादत को ना सिर्फ मुसलमान की जिंदगी और आखरत की मिराज करार दिया है, बल्कि शहीद का रुतबा इतना बुलंद है कि रब्बे करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है और हम इन्हें रिज़्क देते हैं। क़यामत के रोज शहीद बिला हिसाब किताब के दाखिल जन्नत में होंगे। शहादत के बाद शहीदों को जो आला अरफा मुकाम मिलता है वो खुदावन करीम से बार बार दुनिया में जाने और शहादत पाने की इल्तिजा करते हैं। हिंदू जिनके यहाँ स्वर्ग जन्नत और नरक जहन्नम का तस्वर तो है, और उनके धर्म के मुताबिक नरक में आग ही आग है, शायद इसी आग का आदि बनाने के लिए वो मुर्दा हिंदुओं को इसी दुनिया में ही शमशान में आग की नजर कर देते हैं। यशवंत ने मुझे बताया कि वो औसतन 30 से 40 खतूत रोजाना मुख्तलिफ डिवीजनों से आते हैं। रेजिमेंट्स और ब्रिगेडियर को हेडक्वार्टर्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने में खतूत लिखने की इजाजत नहीं होती, और तकरीबन इतने ही खतूत हेडक्वार्टर से बाहर भेजे जाते हैं। मैंने क्लासिफाइड खतूत के मुतल्लिक पूछा तो यशवंत ने बताया कि क्लासिफाइड खतूत डायरेक्ट मकतूब आला को हम बगैर खोले भेज देते हैं, लेकिन बाद में वो खतूत हमारे पास क्लासिफाइड फाइलों में लगाने के लिए आ जाते हैं, और उन सब के इंचार्ज तुम हो। मेरे इस सवाल पर यशवंत ने सर हिलाकर इस्बात में जवाब दिया। क्लासिफाइड और अहम खतूत तुम ही टाइप करते होंगे? मैंने यूं ही सवाल जड़ दिया। ऐसे खतूत एक क्लर्क टाइप करता है, लेकिन करेक्शन के लिए पहले मेरे पास आते हैं, यशवंत ने जवाब दिया। मैंने चंद लम्हे के बाद यशवंत से पूछा कि क्या वो मेरे साथ ताउन के लिए तैयार है। यशवंत ने जवाब दिया, इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने कहा, एक दूसरी सूरत भी है, रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हें गोली मार कर तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं और तुम ताउन की झंझट से बच जाओगे। यशवंत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इत्तेजाई लहजे में कहने लगा, नहीं नहीं सर, ऐसा ना कीजिएगा, मैं आपके लिए हर काम करने को तैयार हूँ। मैंने यशवंत की आंखों में झांकते हुए
कहा, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ ताउन करने की झूठ मूठ बात कर रहे हो तो तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का वो भयानक हशर करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। अपने ताउन के सबूत के तौर पर कल दफ्तर से वापसी पर क्लासिफाइड फाइलों में से गुज़श्ता 3 माह की डाक निकाल कर और एक बड़े लिफाफे में बंद करके अपने हमरा लेते आना। वो डाक तुमसे कौन और कहाँ लेता है ये तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। मेरे अलावा जो भी तुमसे डाक वसूल करेगा और कहा जो भी ये ऊपरी हिस्सा तुम्हें दिखाएगा लिफाफा उसके हवाले कर देना। इस अमल के दौरान मेरे कम अज कम 1 दर्जन आदमी तुम्हारी निगरानी और तुम्हारी नकलो हरकत को देखते रहेंगे। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें वहीं हलाक कर दिया जाएगा। इन फाइलों के खतूत में हमारी ज्यादा दिलचस्पी वेस्टर्न कमांड से आए और उसे भेजे गए खतूत में से है। इन फाइलों का लिफाफा तुम्हें अगले रोज शाम को वापस वेस्टर्न कमांड ने जशवंत को चुका दिया। क्या आप पाकिस्तानी हैं? जशवंत ने डरते डरते पूछा। नहीं, मैं भारतीय हूँ और इससे ज्यादा सवाल करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जब तुम हमारा एतमाद हासिल कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा, मैंने जवाबन कहा। जशवंत ने डरते डरते फिर सवाल किया, सर मेरा इस ताउन का क्या मुआवजा होगा? मैंने कहा, देखो यशवंत, अब तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत पर है कि तुम मुझे कितने अहम खतूत देते हो। इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुआवजा मकबूल होगा और अगर कोई अहम खत तुमने हमें दिया तो उसका मुआवजा कई गुना होगा। मैंने तंबिया उसे कहा कि इसके दफ्तर और उसी कोपिंग रूम में जहाँ वो बैठता है हमारा आदमी मौजूद होता है। वो तुम्हारी दफ्तर की नकलो हरकत पर निगाह रखेगा, लिहाजा दफ्तर में भी कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना। कल शाम को तुम्हारा पहला इम्तिहान है और इसमें कामयाबी ही हमारा इत्मीनान हासिल करने की जानब तुम्हारा पहला कदम होगा। कोई कोताही या उज़र नहीं होना चाहिए। इस तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात में जशवंत को मैं पूरी तरह अपने जाल में फांस चुका था। मैंने बिल अदा किया और जशवंत को कहा कि वो ठीक 10 मिनट के बाद बाहर आए। 10 मिनट के बाद जब जशवंत बाहर आया तो मैं अपने साथियों के हमरा छप्पर होटल के करीब अंधेरे में छुपे हुए उसे देख रहा था। जशवंत मुर्दा कदमों से बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर में ही बस आ गई और वो उसमें सवार हो गया। इधर हमने एक टैक्सी ली और पुरानी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी ड्राइवर को ज्यादा रकम देकर हमने उसे 5 सवारियां बिठाने पर रजामंद कर लिया था। रास्ते में हमारा एक साथी उतर गया और थोड़े थोड़े फासले पर एक एक करके साथी उतर गए। मैं भी मोहल्ला फराज खाने से पहले ही उतर गया और एक गली में यूं ही चक्कर काट कर वापस सड़क पर आकर एक टैक्सी ली और अपने होटल जा पहुंचा। मैंने साथियों में से इन जो स्वीपर को हैंडल कर रहे थे ये ड्यूटी लगाई कि एक जशवंत के घर की गली के बाहर निगरानी करे और दूसरे साथी को भी इन्हीं हदायत के साथ आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जशवंत की निगरानी के लिए कहा। अगर जशवंत छुट्टी से पहले अकेला या कुछ और आदमियों के साथ बाहर निकले तो उसका पीछा किया जाए कुछ फासला देकर। होटल में बिस्तर पर दराज में अगले दिन जशवंत से लिफाफा लेने की मंसूबाबंदी करने लगा। एक मसला ये भी था कि जशवंत से हासिल करदा खतूत की कापियां इस तरह बनाऊंगा। अगर फोटो फिल्म बनवाने उस फोटोग्राफर के पास गया जिसने अहमदनगर की फाइलों की कापियां बनाई थी तो उसे शक पड़ सकता था। ऐसा कोई ताकतवर लेंस कैमरा भी हमारे पास मौजूद ना था जिनसे उन खतूत की तस्वीरें उतारकर पाकिस्तान भेजी जा सके। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे अचानक चांदनी चौक में एक ठेले वाला याद आया जो बड़ी स्लेटों के साइज के 2 टुकड़े जिनकी फ्रेम के अंदर कोई चिकना मिसाला भरा होता था, उनमें एक लिखा हुआ कागज एक फ्रेम में रख कर दूसरे फ्रेम से इसे दबाता था और फिर इन्हीं फ्रेमों को अलग-अलग करके एक सादा कागज पहले फ्रेम पर रखता था और दूसरी फ्रेम से इसे फिर दबाता था और इस तरह तहरीर का अक्स नुमाया तौर पर दूसरे कागज पर आ जाता। मैंने काफी दिनों पहले इस ठेले वाले के पास से गुजरते हुए सरसरी तौर पर उसे अक्स उतारते देखा था और उसे महज एक तमाशा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अब मैंने फैसला किया सुबह सबसे पहले काम उस ठेले वाले की अक्स उतारने वाली स्लेटों को देखना है। अगली सुबह 10 बजे मैं चांदनी चौक जा पहुंचा। ठेले वाला आ चुका था। मैंने उसे अंग्रेजी रिसाले का एक वर्क दिया जो मैं हमरा ले गया था। उसने 2 मिनट में अक्स उतरा हुआ कागज मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने उस कागज पर जोर से उंगलियां फेर कर देखा कहीं अक्स मिट तो नहीं जाता। अक्स जाफरानी रंग का और पुख्ता था।
ठेले वाले ने मुझे महलूल से भरी बोतल दी कि जब अक्स धुंधला उतरने लगे तो बोतल के महलूल से रुई भिगो कर पहले वाली स्लेट पर फेर दूं और उसके खुश्क होने का इंतजार करूं। एक दफा महलूल से 40 से ज्यादा अक्स उतर सकते थे। जब मैं मुतमिन हो गया तो मैंने स्लेटों के 4 सेट और 4 बोतल महलूल खरीदे, जिनकी मजमूई कीमत 250 रुपए अदा की और वापस होटल चला आया। मेरा एक मसला तो हल हो चुका था, लेकिन दूसरा मसला यशवंत से लिफाफा वसूल करना था, जिसके मुतल्लक मैं कोई कतन फैसला ना कर सका था। इस अमल में हर तरह की एहतियाती तदाबीर के बावजूद खतरा था कि यशवंत ने हमें पकड़वाने का कोई इंतजाम ना कर रखा हो। यशवंत के सामने सिर्फ मैं ज़ाहिर हुआ था, मेरे साथियों के मुतल्लक उसकी मालूमात सिफर थी। लिहाजा अपने साथियों के बचाव के लिए मैंने बिल आखिर ये फैसला किया कि यशवंत से लिफाफा मैं ही वसूल करूंगा। मेरे साथी मेरी तहफ्फुज के लिए इधर उधर मौजूद होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं आएंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था। यशवंत के सामने मैं खुद को एक्सपोज कर चुका था और फाइलों के लिफाफे की वसूली भी मैंने ही करनी थी। मुझे बार बार ये ख्याल आया कि अगर यशवंत ने छोटी बुराई यानी अपनी जाती गलतियां और कोताहियां बताकर बड़ी बुराई यानी अहम फाइलें हमें देने और ताउन करने की बात अपने अफसरान बाला को बता दी तो फिर क्या होगा? ना सिर्फ हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा, बल्कि मैं भी पकड़ा जाऊंगा। इस सूरत हाल में मेरा क्या हासिल किया जाएगा, इसका मुझे बाखूबी अंदाजा था कि मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि पकड़े जाने की सूरत में भारतीय तशद्दुद की सोच से खौफ की लहर में रीढ़ की हड्डी तक उतरती महसूस होती थी। जान जाने का खौफ यकीन जानिए हरगिज न था, क्योंकि हम तो सरों पर कफन बांध कर ही सरहद में आए थे। खौफ था तो सिर्फ ये कि तशद्दुद किस इंतहा तक सह सकूंगा। इस बेचैनी पर बहरहाल मैंने काबू पा लिया। पिस्टल को अच्छी तरह चेक करके लोड कर लिया और साइनाइड की दाढ़ के तारों को ढीला कर लिया, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसे जल्द अज जल्द निकल सकूं। मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था कि यशवंत से पैकेट कहाँ लूं। यशवंत के दफ्तर से घर जाने वाली बस पर पैकेट खारिजे बहस था, इसीलिए कि यशवंत ने अगर डबल रोल करना था तो उस बस में पहले से ही भारतीय कमांडो बैठे होंगे, जो मुझे बड़ी बासानी से पकड़ सकते थे। अब बाकी रह गया यशवंत का बस से उतरकर घर जाने के दौरान का फासला। बस स्टॉप उसके घर की गली से करीब 50-60 मीटर के फासले पर था। उस रास्ते पर भी भारतीय कमांडो पहले से मौजूद हो सकते थे और उसके घर की गली में मेरी हदायत के मुताबिक मौजूद होने थे, लेकिन हम पांचों अपने साइड आर्म्स के साथ कमांडोज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सोच सोच कर बिल आखिर एक तजवीज में कुछ बेहतरी नजर आई और मैंने उसके मुताबिक अमल करने का फैसला कर लिया। मेरी रवानगी का वक्त हो चला था। मैंने 2 नफल बारगाह रब्बुल इज्जत में अपनी कामयाबी के लिए पढ़े और अपनी सारी तैयारी के साथ होटल से बाहर आ गया। मैंने होटल के बाहर खड़ी टैक्सियों में से एक टैक्सी ली और उसे कन्नॉट पैलेस ले गया। वहां उस टैक्सी को छोड़ा और एक दूसरी टैक्सी ली और यशवंत के घर की गली के सामने से रफ्तार आहिस्ता करवा के आगे बढ़ गया। मेरे 2 साथी वहां मौजूद कवांचे और ठेले वालों के साथ कुछ गपियों में मसरूफ थे। आगे जाकर मैंने ये टैक्सी भी छोड़ दी और एक और टैक्सी लेकर यशवंत की गली वाली सड़क पर आ गया और उसे ऐसी जगह पार्क करवाया जहां से बस स्टॉप और मेरी टैक्सी के बीच में यशवंत की गली पड़ती थी। टैक्सी का रुख मैंने बस रूट के उल्टी जानब रखा। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। दफ्तर के रूट वाली बस आ गई। 3-4 मुसाफिरों के साथ यशवंत भी उतरा और मेरे 2 साथी भी। दूसरे उतरने वाले मुसाफिर बेजर दिखाई दे रहे थे। बस आगे बढ़ गई। पहले से मौजूद मेरे 2 साथी भी मुझे अपने मखसूस इशारों से सब अच्छा की रिपोर्ट दे चुके थे। बस से उतरने वाले साथियों ने भी इशारों में सब अच्छा की रिपोर्ट दी, तो मैंने ड्राइवर को टैक्सी स्टार्ट करने और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का कहा। यशवंत बोझल कदमों से अपनी गली की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में कपड़े का बना हुआ एक बड़ा थैला था, जिसे वो दोपहर के खाने का टिफिन रखने के लिए इस्तेमाल करता था। यशवंत अभी गली से कुछ फासले पर ही था कि मैंने टैक्सी उसके बिल्कुल करीब रुकवा दी।
जशवंत ने मुझे देखा और इशारा किया कि बाहर आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। गली में दाखिल होते ही उसने थैले में से एक बड़ा पैकेट मुझे निकाल कर दिया और कहा कि सुबह 7 बजे तक इसे वापस पहुंचा दो। ये सारा अमल 8-10 सेकंड में ही हुआ। पैकेट लेकर मैं तेजी से वापस पलटा। मेरे साथी उस दौरान गली के करीब पहुंच चुके थे। इन्हें भी यही खदशा था कि कहीं मैं ट्रैप न हो जाऊं। टैक्सी तक पहुंचते पहुंचते मैंने पैकेट एक साथी को थमाया और कहा कि घर पहुंचो, मैं आ रहा हूं। कनॉट पैलेस पर ही मैंने फिर टैक्सी बदली और अपने होटल आ गया। होटल तक पहुंचते पहुंचते मैं बार बार पीछे देखता रहा कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं हो रहा, लेकिन सब ठीक था। होटल पहुंचकर मैंने सुकून का एक गहरा सांस लिया। अब तक सब काम हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहे थे। अब देखना ये था कि जशवंत हमारे लिए क्या सौगात लाया है।